एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपसे बात करता हूं आपकी ग्रेजुएशन की, बायोलॉजी की और उससे जुड़ी हुई सारी उन प्रॉब्लम्स की जो ग्रेजुएशन के दौरान आपके सामने आने वाली हैं। मेरी कोशिश है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं आपकी हर वो छोटी छोटी बातों को भी शेयर करूं जिसको किसी भी क्लास में या किसी किताब में आप ढूंढ नहीं सकते। चलिए, इस कड़ी में पहले हमने शुरुआत की थी। कल हमने बात किया था, आपकी एक पृष्ठभूमि तैयार की थी कि आप अभी इस नई शिक्षा नीति में जब प्रवेश कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के पायदान पे जो पहला पैर आपने रखा है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप बायोलॉजी के दौर में पहला जो सेगमेंट था आपका बॉटनी का, उसके सिलेबस की बात की थी हमने कि कहाँ पर आपको किस किस तरह से आपके कोर्स को आगे बढ़ाना है। और उस सिलेबस को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम फिर बात करेंगे ज़ूलॉजी की, कि ज़ूलॉजी के लिए आपको किन किन सेगमेंट में, किस किस सेमेस्टर में किन किन टॉपिक्स पे आपको बात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ इसके एक ओवरव्यू रखते हैं। देखिए, जो ज़ूलॉजी का सिलेबस है वह भी आपका सेगमेंट वाइज जैसे बॉटनी का है वैसे यह भी डिवाइड है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत खूबसूरत ढंग से नई शिक्षा नीति में इसको डिफ़ाइन किया गया है कि आप जानते हैं ना, बायोलॉजी की शुरुआत ही एक कोशिका से होती है, तो आपको पहले उसी के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर में पहले आप पढ़ेंगे साइटोलॉजी, जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे एक कोशिका की संरचना क्या है, उसके जितने भी पार्ट्स, उनके कार्य क्या हैं। और फिर पढ़ेंगे आप उसी में कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका जब बनती है तो जिसको हम एक कॉमन टर्म हम जिसको देते हैं रिप्रोडक्शन की, तो एक जीवन की जो लक्षण है अगली पीढ़ी में कैसे जा रहे हैं, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में लक्षण कैसे जा रहे हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, उसी फर्स्ट सेमेस्टर के सेगमेंट में ही। और वहीं एक और जो टॉपिक ऐड है आपका इम्यूनोलॉजी का, वहाँ पे आपको यह पढ़ना है कि जो हमारी कोशिकाएं हैं कैसे हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र विकसित करती हैं। सेकेंड सेमेस्टर में हम कंटिन्यू करेंगे कि हमारे लिविंग सिस्टम की केमिस्ट्री की, जिसे आप क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। मतलब एक लिविंग सिस्टम को चलाने के लिए जितने भी तरह के कंपोनेंट्स, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, कि उनके क्या रोल है हमारे सिस्टम में, उनका केमिकल नेचर क्या है, उनके रोल क्या है, और फिर हमारा जो ये पूरा सिस्टम है वो कार्य कैसे करता है, जिसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। थर्ड सेमेस्टर में आप इसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाएंगे और आप पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेगमेंट का मतलब ये हुआ, जहाँ पर भी मॉलिक्यूलर टर्म आ जाता है आप समझिए फिर आपको वहाँ पे डीएनए और जीन लेवल पे बात करनी है। फिर बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स का मतलब ये हुआ कि जिस मॉलिक्यूलर लेवल पे हमें स्टडी करनी है, उनकी स्टडी करने के लिए हमें कौन कौन सी टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ करना है। कल भी मैंने यह बात कही थी कि चूँकि नई शिक्षा नीति सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में अभी 2 ही साल से भी लागू हुई है, और इसमें आप अब चलते हुए जो पिछले साल के बच्चे हैं वो चलते हुए आज थर्ड सेमेस्टर में पहुँचे होंगे। तो अभी हम वीडियो को बहुत लंबा ना खींचते हुए बस थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे हम भी आपके साथ आगे बढ़ेंगे। और इस थर्ड सेमेस्टर के तक के सिलेबस के लिहाज से अभी हमने इस कड़ी में सबसे शुरुआत पहले सेमेस्टर से की है। मैं क्रमशः सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर के बारे में भी बात करूँगा। अभी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। जो आपकी पहली यूनिट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, आप ज़रा उसे ध्यान से देखेंगे ना, तो वह बात सिर्फ इंटर तक की नहीं रह गई है, जैसे आप 9th से ही पढ़ने तैयार चले आए हैं कि कोशिका के कितने हिस्से हैं। उन सारे स्ट्रक्चर्स की थोड़ी बारीकियां बढ़ गई हैं। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जानकारी ज़्यादा चाहिए। अब देखिए, पहली यूनिट में आपको सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होगी, जहाँ से आप जानते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन इज़ द यूनिट मेम्ब्रेन। सेल का कोई भी स्ट्रक्चर, किसी भी लेवल का सेल हो, मेम्ब्रेन वही होगी। आप एक सेल मेम्ब्रेन दूसरे सेल मेम्ब्रेन से किस तरह से इंटरेक्ट कर रही है, क्योंकि एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए जो लिविंग फेज़ है, प्लेटफॉर्म है, वो सेल मेम्ब्रेन ही है। अब उस सेल मेम्ब्रेन से अगर एक सेल के बाहर और अंदर का जो डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है, उसके लिए हम यहाँ पढ़ेंगे कि कैसे कोई सिस्टम, कोई पार्टिकल, कोई प्रोटीन बाहर से अंदर आता है और अंदर से बाहर जाएगा। अब देखिए, यहाँ इस चीज़ को हम
इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे। और एक सेल में कोई जो इंडोसाइटोसिस जो प्रोसेस है, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि जो साइटो वर्ड आता है ना, साइटोप्लाज्म के लिए है। साइटोप्लाज्म में कोई चीज़ कैसे अंदर आती है और कैसे वह चीज़ बाहर निकाली जाती है सेल के बाहर। तो अंदर आना इंडोसाइटोसिस, सेल से बाहर निकालना एक्सोसाइटोसिस। सेकेंड यूनिट आपकी जो है उसमें हम पढ़ेंगे सेल के और ऑर्गेनेल्स के बारे में। क्रमशः हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन का मतलब देखिए, स्केलेटन जैसे हमारी बॉडी को एक डिफरेंट शेप प्रोवाइड करता है, अंदर से एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, वैसे ही हमारे साइटोप्लाज्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं जो साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, जो सेल को अंदर की तरफ से एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और अब माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आपने सुना ही होगा पहले ही, पावर हाउस ऑफ द सेल। हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की डिटेल स्ट्रक्चर और उसके द्वारा होने वाले ग्लाइकोलिसिस को प्रॉपर्ली पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के। अब यहाँ बात आएगी अगले स्ट्रक्चर की, जो पेरोक्सिसोम और राइबोसोम। पेरोक्सिसोम और राइबोसोम हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ही छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर हैं। पेरोक्सिसोम हमारे सेल के डिटॉक्सिफिकेशन में काम आता है और राइबोसोम हमारे सेल में प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। देखिए, अभी मैं यहाँ पर सिर्फ आपके सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ, मैं आपको कोई पूरा क्लास लेक्चर नहीं लेने वाला, लेकिन इन सारे पॉइंट्स में सिंगल टॉपिक के हिसाब से छोटी छोटी वीडियोस के ज़रिए मैं इन सारी चीज़ों को आपके सामने रखूँगा, ताकि आप आराम से 10 मिनट 15 मिनट के लेक्चर्स में एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ सकें। बस आपके साथ यही अनुरोध है कि आप जिस तरह से मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ, आप भी मेरे साथ लगे रहिएगा। थर्ड सिस्टम या थर्ड यूनिट आपकी बताएगी कि आप उस सेल में आप थोड़ा और अंदर उतर रहे हैं तो पहुँचेंगे आप न्यूक्लियस तक। एक न्यूक्लियस, एक यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस का जो डिफरेंस है मेम्ब्रेन का ही है। तो आप यहाँ यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ये सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म से उसको अलग करती है। तो सेल मेम्ब्रेन के बाद जब आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अंदर जाएंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के अंदर की मीडियम को और बाहर की मीडियम को जो डिफरेंशिएट करती है। तो न्यूक्लियस के अंदर का जो मीडियम है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच की जो केमिस्ट्री का डिफरेंस है, हमें इस चैप्टर में, इस यूनिट में हमें वही पढ़ना है। क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म में फिर आपके पाए जाएंगे जीवन का आधार डीएनए और उससे बनने वाला आरएनए। हम इसके प्रकारों के बारे में बात करेंगे और उन आरएनए के अलग अलग सेगमेंट्स के काम की बात करेंगे। फोर्थ सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे कि सारी संरचना बनने के बाद अब एक सेल से दूसरी सेल बनती कैसे है। सेल की कंप्लीट साइकिलिंग की बात करेंगे, सेल डिवीज़न के तरीक़ों की बात करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे कि एक सेल से दूसरे सेल में सिग्नल है ना किस तरह से ट्रांसफ़र होता है। अब जी प्रोटीन का आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, देख रहे होंगे सिलेबस में आपकी जी प्रोटीन का ही मेंशन है। वो एक ऐसा खास प्रोटीन होता है जो सेल सिग्नलिंग में काम आता है। पाँचवीं यूनिट आपको यह बताएगी कि अब देखिए ये आपने नया सेल बना लिया। अब पाँचवीं यूनिट आपको यह बताएगी कि जो नई सेल बन रही है वह पेरेंटल सेल जैसी है या थोड़े से उससे कैरेक्टर्स में डिफ्रेंशिएट है, कुछ नई चीज़ बन के आई। यह जो क्वेश्चन है सदियों से चला आया है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चीज़ें कैसे एक जैसी कभी होती हैं कभी नहीं होती हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे इस आधार पर कि सबसे पहले इसको प्रैक्टिकली प्रूफ किया था मेंडल ने। तो मेंडल के जो जेनेटिक्स के रूल्स थे, हम उसको कहते हैं मेंडलिज्म की थ्योरी। हम वहाँ से इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे और मेंडल की थ्योरी पढ़ते पढ़ते हम आगे बढ़ेंगे कि मेंडल ने जो सिर्फ एक प्लांट मटर के ऊपर काम किया, उसके बाद जो अलग अलग प्लांट और एनिमल्स पे काम हुए, तो हमें इसके आधार पर नई नई जानकारियाँ मिलती गई। तो हम यह पढ़ेंगे इसी यूनिट में कि मेंडल की थ्योरीज़ क्या थी, मेंडल की थ्योरी के अपवाद क्या थे। उनसे बाद नेक्स्ट आपका जो सबसे मेजर एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जो जेनेटिक्स किए हुए हैं ड्रोसोफिला की, उस ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके जो हमने कंक्लूज़न निकाले कि मेल कब बनता है, फीमेल कैसे बनता है, वह कौन से कैरेक्टर हैं जो सिर्फ मेल में ट्रांसफ़र होते हैं या फीमेल से मेल में या मेल से फीमेल में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के अंतर्गत। इस कड़ी को आगे छठी यूनिट में बढ़ाया गया है एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म। देखिए नाम ही दिया गया इसका, एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म। एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म जीन एंड एनवायरनमेंट। तो
मेंडल के जितनी थ्योरीज थी वो फिर आगे जब हम देखेंगे उसको जीन लेवल पर, चूँकि मेंडल को जीन की जानकारी नहीं थी, मेंडल ने उसको एक फैक्टर बोला था, आगे जाके पता चला वही जो फैक्टर मेंडल के डिस्क्रिप्शन में थे वही क्या थे, आज के समय हम जिसको जीन कह रहे हैं, डीएनए का छोटा सा फ्रेगमेंट। इस लेवल पर वह चीज़ों को हम समझेंगे, वह फैक्टर कैसे काम करते हैं। और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इसी कड़ी में आगे है, एक ऐसा कैरेक्टर, मतलब ऐसे कैरेक्टर जिनमें मेंडल के नियम लागू नहीं होते, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट ही अगली पीढ़ी के कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अब एक जीन के रिफ्लेक्शन पे, एक जीन के एक्सप्रेशन पे हमारे एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव होता है, जिससे उसके कैरेक्टर्स में डिफरेंस पैदा हो सकते हैं, उसे हम इस यूनिट में अच्छे से समझेंगे। फिर 7वीं यूनिट है कि हमारा जो ह्यूमन पर्टिकुलर, अभी देखिए हम जिस चीज़ की बात अभी तक करते आए थे उसको एज एग्जांपल समझिए, हम ह्यूमन पे बात करेंगे कि ह्यूमन क्रोमोसोम में किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। इसको हम 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे। हमारे पास 2 तरह की क्रोमोसोम है, एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम और एक सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है ना, सेक्स क्रोमोसोम्स। तो जो हमारे कैरेक्टर भी हैं वो इन्हीं दोनों तरह के क्रोमोसोमों के जरिए अगली पीढ़ी में जाते हैं। इसी आधार पे हमारे ऑटोसोमल इनहेरिटेंस और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की कैटेगरी बनेगी। इसमें हम डोमिनेंट और रिसेसिव का भी कॉन्सेप्ट समझेंगे। 8वीं और लास्ट यूनिट आपकी है इम्यून सिस्टम, कि हमारी सेल की जो स्ट्रक्चर है कैसे वह अपने मतलब के प्रोटीन्स को पहचानती है, कैसे दूसरे फॉरेन प्रोटीन्स को रिजेक्ट करती है, कैसे वह अपने एक सेल से दूसरे सेल को वह मैसेज भेजती है अपने प्रोटेक्शन के लिए, वह सब चीज़ें हम इस 8वीं यूनिट में पढ़ेंगे। यह एक छोटी सी समरी थी आपके सिलेबस की, इसी को ध्यान में रख के ही आपको आगे पढ़ाई करनी है। अब देखिए, मैंने बात की थी कि आपके इस फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो ओवरऑल आपके 100 मार्क्स के पूरे नंबर में जो आपका डिवीज़न है प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलाकर 100 नंबर में, उसमें जो थ्योरी वाली पार्ट है वो अप्रॉक्सीमेट 75 नंबर है, अप्रॉक्सीमेट क्या एग्जैक्टली 75 नंबर आपको कवर करेगा और प्रैक्टिकल के 25 मार्क्स होंगे। इस 75 की थ्योरी में देखिए 25 नंबर आपके 25 मार्क्स इंटरनल एग्ज़ाम के हैं और 50 मार्क्स आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी। जो इंटरनल एग्ज़ाम है वह भी डिवाइड है आपका, 10 नंबर का आपका एक इंटरनल एग्ज़ाम होता है, 10 नंबर का आपको असाइनमेंट होता है और 5 नंबर की आपके अटेंडेंस और कॉलेज बिहेवियर के ऊपर होता है। तो ये 25 नंबर आपके कॉलेज की तरफ से आपको देने हैं, 50 नंबर आपके यहाँ पे डिफ़ाइन करेगी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में और 25 नंबर आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा तय किए गए एग्ज़ामिनर के सुपरविज़न में हुए प्रैक्टिकल के आधार पर नंबर होगा। तो यह एक सेकंड स्टेप था हमारा आज इंट्रोडक्शन का। कल मैंने बात की थी बॉटनी की, आज मैंने बात की जूलॉजी की। जो बच्चे कल की वीडियो नहीं देख सके हैं वो हमारे चैनल में नीचे प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं और मैं फिर आगे इस कड़ी में 1 बाय 1 सारी यूनिट्स को आगे बढ़ाऊँगा। आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे प्रयास करूँगा कि इस जानकारी को आप अपने दोस्तों के साथ भी साझा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।